तो एक बार फिर से स्वागत है गाइस आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज अपन करेंगे पार्ट 2। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण का। बाकी का पहले का चैप्टर अपन ने पार्ट 1 में कवर कर रखा है। इसके बाद का चैप्टर अपन कहाँ से करेंगे, पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो पीएच का दैनिक जीवन में महत्व क्या होता है ना। तो क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? ठीक है, मतलब जितने भी जीवित जंतु होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। देखो, हमारा शरीर कहाँ से कौन से पीएच में काम करता है? 7 से लेकर 7.8। अगर इससे ज़्यादा या कम होगा तो हमारा शरीर क्या होगा, सही तरीके से काम नहीं करेगा। जीवित प्रणाली केवल संकीर्ण पीएच, ठीक है ना, संकीर्ण पीएच में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा का जल की पीएच, ठीक है, वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। ठीक है, आजकल ये बहुत ज़्यादा चलता है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। ठीक है ना, आपने कहीं ना कहीं तो नाम सुना ही होगा। एसिड रेन क्या होता है, जब अपन धुआं वगैरह निकालते हैं तो वो क्या जाता है, आसमान में जाता है और पानी के साथ, ठीक है, पानी के साथ अभिक्रिया करके वो क्या बनाता है, अम्ल। और यही अम्ल पानी में घुल के जब बारिश होती है ना, तो वो क्या होता है, ये पानी के साथ साथ नीचे आ जाता है। ठीक है, नीचे ज़मीन पे आ जाता है। अब क्या होता है, ये अम्ल या तो नदियों में गिरता है ना, या फसलों वगैरह में गिर के मिट्टी को ख़राब कर देता है ना, मिट्टी का पीएच बिगाड़ देता है। और नदियों में गिर के जो वहाँ पे जंतु रहते हैं उनको भी क्या करता है, हानि पहुँचाता है। तो अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच का मान कम हो जाता है ना। तो इससे क्या होता है, वहाँ के जंतुओं को दिक्कत होती है। ठीक है, अब क्या आप जानते हैं, ये भी पढ़ेंगे अपन। शुक्र शुक्र का वायुमंडल क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। ठीक है, शुक्र का वायुमंडल क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अम्ल क्या करता है, हर चीज़ को घोल देगा, तो वहाँ पर जीवन तो संभव नहीं हो सकता। अबे, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है ना। अपने बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या होता है, अगर नॉर्मल होगा तो ही उसमें क्या होगा, पौधा उग सकता है। अगर ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा या ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा तो क्या होगा, पीएच नहीं उग सकता। ठीक है, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच, ठीक है, पीएच की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्रित कीजिए एवं क्रियाकलाप के अनुसार पीएच की जांच कीजिए। ठीक है, ये कुछ जांच वाँच नहीं करनी, मैं आपको समझाता हूँ, है ना। कभी कभी क्या होता है कि ये किसान लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मिट्टी में थोड़ा ज़्यादा फर्टिलाइज़र या यूरिया डाल देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, मिट्टी का पीएच खराब हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी वो फसल खराब भी हो जाती है ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की वजह से। अब है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। ठीक है, हमारा उदर, सबको ही पता है उदर में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आप चैप्टर 6 में और अच्छी तरीके से पढ़ोगे ना, चैप्टर 6 में, या चैप्टर 6 में और अच्छी तरीके से पढ़ोगे, है ना। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है ना। ये पूरा प्रोसेस आपको कहाँ मिलेगा, चैप्टर 6 में आएगा। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में क्या करता है, अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में क्या होती है, दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। ये एसिडिटी सुना होगा। इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड। ठीक है, एंटासिड, यहाँ पे एक एंटासिड का उदाहरण क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, ये याद रखना एग्जाम्पल। ठीक है, इस अध्याय के आरंभ में ही ऐसा एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। ठीक है, यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। ठीक है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या होता है, उदासीन बना देते हैं, जिससे दुर्बल क्षार का उपयोग, ठीक है, मिल्क और मैग्नीशिया क्या है, दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्षार होगा ना, ज़्यादा प्रबल क्षार, तो वो क्या करेगा, अपने पेट को हानि भी पहुंचा सकता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं। वह पीएच परिवर्तन के कारण दंश है। ठीक है, मुंह के पीएच का मान कितना होता है, 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, दांतों का इनेबल, ठीक है, किसका होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टली रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, यह जल में घुलता नहीं, लेकिन मुंह के पीएच का मान, ठीक है, जब मुंह में बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, दांत से चिपक जाते हैं। दांत से चिपक जाते हैं, फिर वो बैक्टीरिया क्या करता है, शर्करा वगैरह जो भी होता है ना, वो दांत से चिपक के अम्ल अम्ल निकालते हैं। ठीक है, जो उसके बैक्टीरिया होते हैं, तो अम्ल क्या करता है, दांतों को खराब कर देता है। कम होने पर यह संसारित हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अपन जब भी सुबह सुबह टूथब्रश करते हैं ना, पेस्ट, ठीक है, तो वो क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि रात भर जितने भी अपने मुंह में अम्ल था उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। ठीक है, उसका पूरा प्रभाव खत्म कर देता है। तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अविष शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसा अभी आपको समझाया। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन, ठीक है, दंत मंजन जो अपन सुबह सुबह करते हैं, का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है।
अबे पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। ठीक है, क्या आपको कभी मधुमक्खी ने डंक मारा है? अगर आपको कभी भी मधुमक्खी ने डंक मारा हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो सुना होगा मधुमक्खी का कांटा होता है। ठीक है, अगर वो कांटा छोड़ दे तो आपको क्या होती है, बहुत जलन होती है, या डंक मार दे तो भी क्या होती है, बहुत जलन होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक अम्ल होता है, वो अम्ल छोड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, आपका शरीर चलता है। अगर आप उसको साबुन से रगड़ेंगे या उसके ऊपर क्षारीय लगाएंगे तो क्या होगा, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, जिसके कारण जलन और दर्द क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो जलन और दर्द किसकी वजह से होती है? अम्ल की वजह से। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। ठीक है, और जैसे कुछ पौधे चुभ जाते हैं तो भी क्या होती है, जलन होती है, वो भी किसकी वजह से होती है? अम्ल की वजह से। ठीक है, उन पौधों की पत्तियों में क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, जैसे कि नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। ठीक है, इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होता है, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, मेथेनिक अम्ल। ठीक है, इन बालों में मेथेनिक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डोग की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ठीक है, यह पौधे अधिकतर नीटल के पास ही पैदा होते हैं, है ना। किन किन चीज़ों में कौन कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, सिरका। सिरका क्या होता है? विनेगर। ठीक है, तो चाउमीन पास्ता वगैरह आदि चीज़ों में डालते हैं, उसके अंदर कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। संतरे में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक। ठीक है, टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक। ये क्या करना है आपको? याद करना है ना, एग्जाम में कई 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। दही में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल। और नेटल के डंक में कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएंगे। अगर लवण के संबंध में अधिक जानकारी, है ना, लवण के संबंध में अधिक जानकारी क्या होगी? अगला है लवण परिवार। ठीक है, अब अपन देखेंगे अलग अलग लवणों के अलग अलग प्रकार। अगला आता है लवणों का पीएच, है ना। ठीक है, अब प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है। ठीक है, इन दोनों से जो भी पीएच बनेगा उसका क्या होगा? पीएच 7 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। ठीक है, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है, तो इसका पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल, इसका पीएच क्या होगा? 7 से 14 के बीच में होगा, मतलब 7 से अधिक होगा। ठीक है, अब साधारण नमक से रसायन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, इसी लवण का उपयोग हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? नमक। ठीक है, अब समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है, मतलब उसको अलग किया जाता है। समुद्र से नमक निकालना सबको ही पता होगा। ठीक है, कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। अबे बड़े आकार के क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, अपद्रव्य मतलब कुछ अलग इम्प्योरिटी जो भी होती है उसकी वजह से भूरे रंग के भी होते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन? खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों से व्यतीत होने के बाद समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। ठीक है, कहीं पे यह पानी भरा हुआ और मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बीतने के बाद वो पानी सूख जाता है, तो उसके अंदर का ये क्या होता है? खनिज तत्व। ये क्या होता है? ऐसे इकट्ठा हो जाता है नीचे। ठीक है, इसको भी कैसे निकालते हैं? कोयले जैसे निकालते हैं ना, जैसे खनिज नमक का खनन भी क्या करता है? कोयले की तरह ही किया जाता है। अब साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग का कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेकिंग सोडा जो अपन हर चीज़ में काम लेते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, कपड़े धोने के, व्यंजक चूर्ण आदि के लेके आता है एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और कौन सा देखा? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण और आदि के लिए क्या है? महत्वपूर्ण पदार्थ है। ठीक है, कौन सा? साधारण नमक जो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अब पहला अपन पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? NaOH। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्लोर-क्षार प्रक्रिया। अब ध्यान रखना, इसको क्लोर-क्षार प्रक्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो अपन के पास क्या निकल रहा है? क्लोरीन, और क्या निकल रहा है? एक क्षार। मैंने बताया था जिसके आगे OH लगा होता है वो क्या होता है? क्षार होता है। तो यहाँ से अपन को क्या मिलता है? एक क्लोरीन मिलता है, एक क्षार मिलता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? क्लोर-क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्या होता है? क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, अब क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कहाँ होती है? कैथोड पर। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। आइए मैं इसको समझाता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इधर से अपन क्या दे रहे हैं, नमक का घोल, नमक मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड पानी में जाके किस में टूटेगा, एक तो Na+ में टूटेगा और एक Cl- में टूटेगा। ठीक है, और ये पानी किस में टूटेगा, जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, पानी एक टूटेगा H+ में और एक टूटेगा OH- में। ठीक है, अब यहाँ पे है एनोड, यहाँ पे है कैथोड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये माइनस वाला किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ, और ये प्लस वाला, ठीक है, H+ किसकी तरफ जाएगा, माइनस की तरफ। तो इधर से कौन सी गैस निकलेगी, H2, इधर से कौन सी गैस निकलेगी, Cl2। ठीक है, ये क्लोरीन का उपयोग का होगा फिर जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, पीवीसी, रोगाणुनाशक, CFC एवं कीटनाशक। ठीक है, इसको याद कर लेना। H2 का उपयोग क्या होगा, ईंधन, मार्गरीन, खाद्य के लिए अमोनिया। ठीक है, इसको भी याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या बचा अपने पास, OH+ और Na+ बचा। तो Na+ और OH- क्या बना देंगे, NaOH। ठीक है, नमक का घोल के साथ। इसका उपयोग क्या होता है, धातु से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक, कागज बनाने के लिए। ठीक है, कृत्रिम फाइबर। अगला आता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2। तो एक होता है जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। ठीक है, जो क्लोरीन अपन ने ऊपर बनाया था उसको अपन किस में डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं। ठीक है, इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्लोरीन डालते थे क्या होता है, CaOCl2+ पानी। ठीक है, तो इसके उपयोग क्या होता है देख लेते हैं। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए काम आता है। दूसरा उपयोग, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में काम आता है। तीसरा उपयोग, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी काम आता है। ठीक है, अबे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो अपन हर चीज़ में खाने पीने में डालते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा जो अपन हर चीज़ में खाने के लिए डालते हैं। तो बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े, ठीक है, खमण वगैरह आदि चीज़ों को, केक वगैरह आदि चीज़ों के होता है फुलाने के काम आता है। ठीक है, आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इनका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी क्या होता है, किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है, NaHCO3 इसका सूत्र होता है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में अपन क्या डालते हैं, W से वाटर मतलब H2O। ठीक है, A से अमोनिया और C से कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ याद रख लो, क्या डालते हैं, WaC। ठीक है, W से वाटर मतलब H2O, A से अमोनिया NH3, C से कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर ये डालेंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब अपन गर्म करते हैं, ठीक है, वो तो बनने के बाद जब अपन इसको खाने में डालते हैं और गर्म करते हैं तो ये क्या निकलता है, सोडियम कार्बोनेट निकलता है, पानी निकलता है और CO2 निकलता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये CO2 क्या होती है, जैसे ये कोई आपका गोल है, इसके अंदर आपने बेकिंग सोडा डाला तो ये क्या होगी, CO2 के बुलबुले बन जाएंगे अंदर, छोटे छोटे, है ना। जैसे खम्मन के अंदर आपने जाली देखी होगी, तो ये क्या करते हैं, थोड़े से इसको ऊपर फुला देते हैं। क्यों, क्योंकि ये बुलबुले क्या होता है, बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसको फुला देते हैं। ठीक है, अब इसके उपयोग देख लेते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में आता है जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टेरिक अम्ल, एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है, निम्न अभिक्रिया होती है। ठीक है, CO2+H2+ अम्ल का सोडियम लवण निकलता है। अब इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया जाता है। ठीक है ना, खमीर नाम सुने होता था, इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को क्या करता है, उदासीन करके राहत पहुंचाता है। तीसरा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निनाशक में भी किया जाता है। अगला है धोने का सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट 10:2। ठीक है, धोने का सोडा एक अन्य रसायन जिससे सोडियम क्लोराइड में प्राप्त किया जाता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के अंदर अपन क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो क्या बनता है, ये धोने का सोडा। अभी पहले भी बताया था ये डॉट, ठीक है, बिंदु लगा के 10H2 लिखने का, इसको ये क्या दर्शाता है, क्रिस्टल का जल दर्शाता है। ठीक है, सब में कलर मतलब किसी भी चीज़ में रंग किसकी वजह से होता है, इस क्रिस्टल के जल की वजह से ही होता है। ठीक है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे और डिटेल में। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी क्या है, उपयोगी रसायन है। अब धोने के सोडे के उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। दूसरा है, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में भी होता है। तीसरा है, का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। और चौथा है, स्थायी कठोरता, जल से स्थायी कठोरता हटाने के लिए भी क्या होता है,
होता है। ठीक है, अभी क्या लवण के क्रिस्टल जल वास्तव में शुष्क है। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, एक यहाँ पे लिया अपन ने कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लिया। ठीक है, इसका रंग क्या है, नीला। जब अपन इसको गर्म करते हैं तो इसका क्या होता है, रंग गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4.5H2। जब अपन इसको गर्म करते हैं तो ये पानी होता है, ये क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो मैंने पहले ही बताया कि पानी में रंग किसकी वजह से होता है, इन क्रिस्टल के जल की वजह से। तो शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टल का जल होता है। ठीक है ना, वो शुष्क दिखते हैं पर होते नहीं है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग क्या होता है, श्वेत हो जाता है। जब अपन इसके अंदर वापस पानी डालेंगे तो क्या होगा, क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टल का जल कहते हैं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र ये होता है क्या, इसमें कितने का अणु आद्र है यानी। ठीक है, अब जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टल का जल होता है। इसमें क्रिस्टल के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2 है। अब हम इसका लवण के उपयोगों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अगला आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन, ठीक है, के से केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, ठीक है, CaSO4.आधा H2O बनाता है। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर क्या करता है, टूटी हड्डियों को, ठीक है, सुना ही होगा, हाथ पे प्लास्टर चढ़ जाता है, वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और क्या काम होता है, मूर्तियाँ बनाने के। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जिससे मिलाने पर, जो जल मिलाने पर यह क्या आता है, यह पुण्य जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्राप्त करता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बन क्या मिलता है, तो पानी मिलाता है तो ये थोड़ी देर बाद क्या होता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, केवल जल का आधा अणु क्रिस्टल के जल के रूप में जुड़ा है। ठीक है ना, जल का आधा अणु ही जुड़ा है। CaSO4 के 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए भी क्या होता है, किया जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक अगली वीडियो में मिल जाएंगे। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।